हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अपना पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो हम लोग इसमें जो है क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है उसका जो 4th चैप्टर है उसकी जो है हम लोग उसके जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर पड़ी है और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं जाकर। और साथ ही जो फर्दर पार्ट्स इसके होंगे एमसीक्यू वाले, ठीक है, जो कि जनरल साइंस वाला पार्ट है या फिर जो आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पार्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो वो सभी के जो पार्ट्स हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो एमसीक्यू जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये आपको अच्छा स्कोर दिलाने में। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लो, और एनसीईआरटी की रीडिंग करने के अलावा जो है आप इसके बाद जो है आप ये मेरे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। ठीक है, तो एमजी किसको कहते हैं? मैग्नीशियम को कहते हैं। तो मैग्नीशियम में आप सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 12 होते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो मैग्नीशियम एटम है उसका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे हमको पता चलेगा? उसके एटॉमिक नंबर से पता लगेगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। तो 12 अगर होंगे तो 2 हमारे पहले शेल में आएंगे, उसके बाद 8 जो है दूसरे शेल में आएंगे, और तीसरे शेल में भी 2 आएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 282। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, तो हमने रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था जब हमने इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उसने ये बताया था कि एटम के सेंटर में क्या एक चीज होती है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि न्यूक्लियस इन द एटम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस कर लीजिए आप मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि देखो एक एटम होता है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, गैस स्टेट में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जितने प्रोटॉन है वही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर हो गया? और जो हमारा मास नंबर निकलता है वो कैसे निकलता है? हम क्या करते हैं? प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? तो ये एक्स क्या है? हमारा एलिमेंट का सिंबल हो गया। नीचे जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। और ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर मैंने बताया किसके बराबर होता है? जितने आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ पर प्रोटॉन नहीं थे तो आप इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने? 15 है। और मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर हम निकालते हैं क्या करके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ के। अब यहां पर प्रोटॉन का नंबर नहीं दिया है तो प्रोटॉन का नंबर वही मान लो जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर है। ठीक है, तो 15 आपका प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा और न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो टोटल मिला के 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 ऊपर आएगा और हमारा 15 जो है वो नीचे आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। तो ठीक है, ये पूछा गया है कि एलिमेंट के लिए क्या चीज इसमें से सही है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गलत है, क्योंकि एटॉमिक नंबर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो सकता है अगर एटम जो है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से कम हो जाते हैं, तब हम वो चीज नहीं कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही है कि मास नंबर जो होता है वो आपका प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, और भी ऑप्शन इसमें से सही दे रखे हैं तो देख लेते हैं। सेकंड और फोर्थ दे रखा है, तो फोर्थ वाला भी करेक्ट है इसमें। फोर्थ क्या है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन हर बार सही नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन तभी सही होगी जब एटम जो है अपनी मतलब बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, उसमें से कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ना बाहर गया है ना उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड
ओवर द ईयर्स अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब है कि सबसे पहले कौन सा मॉडल स्टैब्लिश किया गया, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। ठीक है, मॉडल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है इसका चैप्टर का। ठीक है, तो वो भी आप जाकर देख लेना, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, क्या बोलते हैं जो लैब अटेंडेंट का जो आपका एग्जाम है तो उसमें लिखा है मैंने कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज क्या बोलते हैं लेक्चर्स करके। ठीक है, तो वो भी उसमें क्या है, इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन है, तो वहां पर जाकर आप ये पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था जे थॉमसन का मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आया था, रदरफोर्ड का मॉडल आया था, और लास्ट में किसका आया था, बोर का आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो सेकंड थॉमसन, फर्स्ट यानी कि रदरफोर्ड और थर्ड यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है The ion of an element has 3 positive charges. Mass number of an atom is 27 and the number of neutrons is 14. What is the number of electrons in the ion? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखो, आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, तो 3 मतलब +3 चार्ज है। +3 का मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से चले गए। अब यहां पर क्या दिया है कि मास नंबर दिया आपको 27 और न्यूट्रॉन का नंबर दिया है 14। अगर न्यूट्रॉन का नंबर दिया है और मास नंबर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटॉन का नंबर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, मास नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन अगर 14 है तो हमारे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 27 - 14 यानी कि 13 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी न्यूट्रल स्टेट में, तो 13 प्रोटॉन है तो इसका मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स में से इसने बोला कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए उस एटम में से, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और वही हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस आयन में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द Mg+2 आयन फ्रॉम द फिगर, N एंड P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये देखो इसके जो न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर बना है, जो एटम के अंदर सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो न्यूक्लियस है, तो उसमें आपको बताना है कि Mg+2 आयन है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अब Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, +2 का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से चले गए। अब एक चीज ध्यान रखो कि Mg में क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे अपनी न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर तो देखो कभी चेंज होता नहीं है, किसका होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो प्रोटॉन इसमें कितने रहेंगे, 12, तो P की वैल्यू हमें समझ आ गई 12 रहेगी। और इलेक्ट्रॉन कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारे 12 हो जाएंगे और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 10 हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या क्या पूछा है, एक तो प्रोटॉन पूछा है, एक न्यूट्रॉन पूछा है। ठीक है, अब हमें मैग्नीशियम का जो है हमें ये पता करना पड़ेगा उसका मास नंबर कितना होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे प्रोटॉन तो कितने हो गए, कंफर्म है कि 12 है, लेकिन उसके बाद जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, वो भी 12 ही होंगे, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम होता है उसका क्या एटॉमिक मास नंबर जो होता है कितना होता है, 24 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन इसमें 12 हो गए, प्रोटॉन भी इसमें 12 हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो कितने होते, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। तो फर्स्ट मॉडल मैंने अभी भी डिस्कस करा था, किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, और उसने ये बताया था कि एक वाटरमेलन जैसा स्ट्रक्चर होता है पूरे एटम का, और उसमें जो सीड होते हैं वो हमें नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, और जो बाकी की जो स्पेस होती है वाटरमेलन में वो सारा पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एटम में अगर 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है तो उसमें कितने की वैलेंसी होगी। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारे कितने, 3 हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 लिखा है इसमें। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो इसमें वैलेंसी कितनी रह जाएगी। ठीक है, अब वैलेंसी का मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कैसे इन्होंने निकाली है, क्योंकि अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतनी ही जो है उसकी वैलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं पहले हम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमेशा करेक्ट रहता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो न्यूट्रल स्टेट होती है उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजें बोली थी। तो पहला ये है कि कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो उसने करा था उसके अकॉर्डिंग उसने यही बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट है एस्टेब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हैवी एज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये शायद इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने ये चीज एस्टेब्लिश नहीं की थी, ये तो उसे पहले से ही पता था। फिर कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, ये हो सकता है। फिर वॉज इन ग्रेट एग्रीमेंट विथ थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, तो ये भी ये मतलब थोड़ा थोड़ा सही है क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में उसने बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट में ये वही जो मैंने बोला था कि जो न्यूक्लियस है उसको पॉजिटिवली चार्ज बताया था। ठीक है, सेकंड तो नहीं बताया था। और थर्ड वाली चीज उसने बताई थी कि कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से उसने ऐसे कंपेयर करा था क्या कि जो क्या बोलते हैं आपका सन होता है, तो सन के चारों तरफ क्या होता है, प्लैनेट्स जैसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो उसी तरीके से जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसने ये दो चीजें कही थी। जो लास्ट वाला पॉइंट है कि वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि थॉमसन ने ये बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वली स्प्रेड होता है, लेकिन इसने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर पे एक जगह इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स 1s1 1s2 1s3 नोन एज प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम हमेशा याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ठीक है, वाई आर ऑल द आइसोटोप्स न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो ये पूछा गया कि न्यूट्रल क्यों होते हैं नेचर में। अब एक चीज ये समझो कि जब भी मास नंबर इनका इंक्रीज होता है तो कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज होती है, न्यूट्रॉन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन इंक्रीज होती है और आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होगा, तीनों ही केस में यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑल द आइसोटोप्स हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन हैज देयर न्यूट्रल। ठीक है, वही चीज जो मैंने बताई कि एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। खाली चेंज किस में आता है, न्यूट्रॉन के नंबर में। यानी कि अगर 1s2 का केस देखो, यानी कि ड्यूटेरियम का केस देखो, तो उसमें क्या होगा, आपका एक न्यूट्रॉन होगा, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, और जो आपका ट्राइटियम है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। तो 20 आपको पता है जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2882। ठीक है, तो 2882 होता है, तो के शेल आता है पहले, फिर एल शेल आता है, फिर क्या आता है, एम शेल आता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 8। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक शेल में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं हम, 8 फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई सच दैट। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्स। ठीक है, तो इनमें से ये बोला गया कि देखो एक्स के पास कितने 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, वाई के पास 8 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। तो अब आप ये देख सकते हो कि इनका जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा दोनों का, 8 हो जाएगा, और मास नंबर अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो एक का मास नंबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है यानी कि 16 हो जाएगा, और एक का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है, तो ये दोनों जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे आइसोटोप्स। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया कि एक्स एंड वाई जो है आइसोबार, ये गलत है। दूसरी चीज ये लिखिए कि एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज लिखिए एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं, जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिर्फ चेंज किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो वही लिखा है एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे बच्चे अगर इस क्वेश्चन को पहली बार अपने एग्जाम में देखते तो वो क्या टिक करके आते हैं, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपना दिमाग चलाना है, अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको यहां पर कंक्लूजन क्या मिला यहां से कि प्रोटॉन के नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग हो रहा है, यानी कि आइसोटोप है। आइसोटोप के केस में हमेशा ध्यान रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 एंड द मास एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल इज नोन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ये होता है डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है, 2He4 जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का और 4 इसका क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ डबली चार्ज हीलियम आयन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विच आर नेम्ड एज C12, C13 एंड C14। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे हमने अभी हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े थे, उसी तरीके से क्या होते हैं, कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। ठीक है, ये 12, 13, 14 क्या है, इसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। आउट ऑफ विच C12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। ठीक है, तो C12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोटोप व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का कंपोजिशन पूछा है। अब मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम रहेगा, कितना रहेगा, 6 रहने वाला है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर वो है, इसका मतलब प्रोटॉन भी वही होंगे, यानी कि पहले वाले में भी 6 प्रोटॉन होंगे, दूसरे में भी 6 प्रोटॉन होंगे, तीसरे में भी 6 प्रोटॉन होंगे। डिफरेंस किसमें आएगा, सिर्फ किसमें आएगा डिफरेंस, किसमें आएगा, सिर्फ न्यूट्रॉन के नंबर में। ठीक है, तो पहले वाले में न्यूट्रॉन का अगर आपको नंबर निकालना है तो क्या करोगे, मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस करोगे, यानी कि 12 में से 6 माइनस करोगे, प्रोटॉन का नंबर कितना आ गया, 6। फिर सेकंड वाले में भी वही मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर माइनस करो, यानी कि 13 में से 6 माइनस करोगे, क्या आएगा, 7, और 14 में से फिर 6 माइनस करोगे, क्या आएगा, 8। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी है, यानी कि C12 में क्या होगा, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। फिर C13 में क्या होगा, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, और C14 में क्या होगा, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके काफी मजा आ रहा होगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा क्लियर हो रहे होंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात की गई है। प्रोटॉन होता है तो यहां पर क्या हो जाता है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर के लिए, शायद जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोबाल्ट वाला। ठीक है, लेकिन ये P32 लिखा है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे मतलब P32 ही याद कर लीजिए, लेकिन अगर इसका कोई चेंज वगैरह होगा तो मैं गूगल पे सर्च करके उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पिन कर दूंगा। ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन द नंबर। ठीक है, तो आइसोबार में किस चीज का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आइसोबार में क्या चीज सेम रहती है हमारी, क्या चीज सेम रहती है, न्यूक्लियॉन सेम रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, अब देखो न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है, जो कि आपका मास नंबर बनाता है, वो चीज सेम रहती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस बोल लो या फिर मास नंबर बोल लो, एक ही चीज है। न्यूक्लियस मतलब जो चीजें न्यूक्लियस में पाई जाती हैं उनका जो नंबर होता है उन्हें क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द, तो क्या बताया था उसने, न्यूक्लियस बताया था। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक आइसोटोप्स हैव सेम डैश बट डिफरेंट, तो सेम क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक मास नंबर्स 10 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, देयर वैलेंसीज विल बी। तो नियॉन की जो वैलेंसी है वो तो आपकी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। और 17 के केस में यानी कि जो क्लोरीन है उसकी क्या वैलेंसी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 एंड 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिलिकॉन की पूछी गई है और सल्फर की पूछी गई, तो ये आप निकाल सकते हो। सिलिकॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर देख लेना और सल्फर का देख लेना, तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, 14 और कितना होता है, 16 होता है। फिर कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द आइटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक स्पीशीज। ठीक है, या फिर आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जैसे आइसोटोप होता है, आइसोबार होता है, वैसे क्या होता है, आइसोटोन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स, तो आउटर मोस्ट शेल हम उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, फिर अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई He2+ एंड हैव डैश मास एंड डैश यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसका मास जो होता है वो शायद 4 होगा और जो इसकी यूनिट कितनी है, चार्ज कितना है इस पे, +2 का है।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2n² होता है, तो ये भी ध्यान रखना। n क्या होता है आपका, जो आपका शेल नंबर है उसका नंबर जो होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, प्रोटॉन किसने करा और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा। इसको कैसे याद रख सकते हो, ईट पर नाच, ठीक है। ईट पर नाच एक निमोनिक है, तो ईट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका थॉमसन ने डिस्कवर करा है, पर का मतलब होता है जो प्रोटॉन है वो आपका रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा है, और नाच का मतलब जो होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक ने डिस्कवर करा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे और आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मैं ऐसे ही एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस रोज कराता रहूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।